आपने भारतीय संविधान पर मेरा पहला वीडियो देखा होगा और उसमें मैंने बताया था कि वास्तव में भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और आपको याद ही होगा कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन हुआ तो लेबर पार्टी की सरकार बनी और वहाँ के प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली। और एटली ने ये निश्चय किया था कि वो कैबिनेट मिशन भारत भेजेंगे। कैबिनेट मिशन के भारत आने के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो ये था कि सत्ता हस्तांतरण में आने वाली बाधाओं को दूर करे ये मिशन, और साथ ही साथ भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किस तरीके से हो और जल्द से जल्द हो, इस पर भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे ये कैबिनेट मिशन। तो कुल मिला के दो मुख्य उद्देश्यों के साथ ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और मैंने आपको बताया था कि इस मिशन में वही तीनों सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन में सदस्य थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, यही तीन सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। कौन कौन? एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये इस समय तक बोर्ड ऑफ ट्रेड का प्रधान था और ये जो है ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था, यानी नौसेना विभाग का ये प्रमुख था। ये तीनों चूँकि इस समय ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने तमाम भारतीय राजनेताओं से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की और तत्कालीन परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, और इसके बाद उसने अपनी योजना प्रकाशित की मई 1946 में। कब प्रकाशित की? तो मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। और इस योजना में ये फैसला किया गया था कि जो भारत की संविधान सभा है उसका जो गठन होगा वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। इस तरह ये स्पष्ट है कि भारत में जो संविधान सभा चुनी गई उसका निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। यानी जो सार्वभौमिक मताधिकार, जो हम कहते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम जो होता है, उसका प्रयोग नहीं किया गया था। और भारत की जो संविधान सभा थी वो आप देखेंगे कि उसका जो गठन है वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। वस्तुतः कैबिनेट मिशन भी यही चाहता था कि अच्छा होता कि भारत की जो संविधान सभा बनती वो भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थीं। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह के पूरे देश में दंगे फसाद हो रहे थे। मुस्लिम लीग ने किस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता की आग लगा दी हुई थी। इसलिए कैबिनेट मिशन इस नतीजे पहुंचा था कि जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं है संविधान सभा के सदस्यों का, और फिर अगर ऐसा होता तो फिर इसमें विलंब भी बहुत होता। इन दो मुख्य कारणों की वजह से ये फैसला किया गया था कि जो संविधान सभा है उसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और वास्तव में तय ये किया गया था, उस समय का जो ब्रिटिश भारत था, मान लो थोड़ी देर की, उस समय का जो ब्रिटिश भारत था वो मुख्य रूप से 11 गवर्नर के प्रांत थे। 11 प्रांत ऐसे थे जहाँ ब्रिटिश गवर्नर होते थे मुखिया के रूप में, और अब तक यहाँ भारत की सरकारें बन चुकी थी। इसके अलावा 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नरी प्रांत कहलाते थे, और बाकी जो हैं वो लगभग 562 रियासतें थीं। इस तरीके से ये हमारा भारत था। तो फैसला ये किया गया था कि ये जो 11 प्रांत हैं और ये जो 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत हैं या क्षेत्र हैं, वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे मैं आपको बताऊं कि 4 जो प्रांत या क्षेत्र थे वो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर एवं मारवाड़ और
ब्रिटिश बलूचिस्तान था। ये तय किया गया था कि किस प्रांत से कितने सदस्य संविधान सभा के लिए आएंगे या किस रियासत से कितने सदस्य संविधान सभा के लिए आएंगे, इसका जो आने का आधार था वो थी जनसंख्या। क्या थी? जनसंख्या। यानी जनसंख्या के आधार पर यह तय किया गया था कि वास्तव में किस प्रांत या रियासत से कितने लोग संविधान सभा के लिए आएंगे। और ये तय किया गया था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य आएगा। यानी अगर मान लो कोई प्रांत ए है और उसकी जनसंख्या 1 करोड़ है, तो इस प्रांत से कितने लोग आएंगे? 10 लोग आएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के आने का निश्चय किया गया और ये तय किया गया कि ये जो 11 प्रांत हैं, इनमें चूँकि उस समय तक विधानसभाएं थीं, तो ये तय किया गया था कि इन 11 प्रांतों से जो आने वाले लोग होंगे वो इन प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत पूछा जाता है, कि वास्तव में संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन तो हुआ था, लेकिन वास्तव में निर्वाचक मंडल के रूप में तत्कालीन राज्यों की विधानसभाओं का प्रयोग किया गया था। इसलिए ये निर्वाचन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर ना होकर के अप्रत्यक्ष था और इन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो इनका निर्वाचन किया गया था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया था, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ राष्ट्रपति आदि के चुनाव होते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रांतों को सीटें आवंटित कर दी गई थीं और ये जो ब्रिटिश 11 प्रांत थे उनको 292 सीटें दी गई थीं। जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे उनको 1-1 सीट दी गई थी। इस तरीके से 4 सीटें हो गई थीं और शेष 93 सीटें ये जो दी गई थीं वो दी गई थी रियासतों को, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ये निश्चित किया गया था कि टोटल सीटें जो हैं वो 389 होंगी। दूसरे शब्दों में ये तय किया गया था कि भारत की जो संविधान सभा है होगी उसमें कुल मिलाकर के 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389, जिनमें 292 जो हैं वो ब्रिटिश के जो 11 प्रांत थे ब्रिटिश भारत के, जहाँ सरकारें हुआ करती थी, जिन्हें हम गवर्नर के प्रांत कहते थे, वहाँ से 292 सदस्यों का निर्वाचन होगा, 4 सदस्यों का निर्वाचन यहाँ से होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वास्तव में 296 सदस्यों का ही निर्वाचन हुआ था। ध्यान रखिएगा कि कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, इतने सदस्यों का ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब ये तय किया गया था कि जो 93 सदस्य हैं जो रियासतों से आएंगे उनका क्या होगा, वो कैसे आएंगे। तो ये तय किया गया था कि ब्रिटिश भारत से जो ये संविधान सभा के लिए 296 सदस्य आएंगे, इनसे एक समिति बनाई जाएगी और जो रियासतें हैं उनसे राजाओं की एक समिति बनाई जाएगी और ये दोनों समितियां आपस में मिल बैठ करके ये फैसला करेंगे कि वास्तव में किस रियासत से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा के लिए जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रियासतों से लोगों को आना था संविधान सभा के लिए वो निर्वाचित नहीं थे बल्कि मनोनीत थे या नियुक्त थे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये निर्वाचित नहीं थे। अब जब ये तय हो गया था कि प्रति 10 लाख पर, चाहे वो रियासतें हों वहाँ से भी प्रति 10 लाख पर आने थे और चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हों वहाँ से भी प्रति 10 लाख पर एक सदस्य आना था। जब ये तय हो गया था कि इतने सदस्य आने हैं तो एक निर्णय और लिया गया था। वो निर्णय ये था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर पहले प्रांतों से आने वाले या क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों का निर्धारण कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर हर प्रांत में जो सीटें होंगी वो इस तरीके से बांटी जाएंगी। सामान्य सीटें, मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें और पंजाब के लिए जो है वो 3 तरीके से सीटें बांटी गई थी, सामान्य, मुसलमान और सिख। और ये था कि सामान्य सीटों पर समान तरीके से चुनाव होगा, मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें होंगी उन पर सिर्फ मुसलमान ही मतदाता होगा और यही स्थिति सिखों के लिए थी। इस तरीके से ये कह दिया गया था कि इस तरीके से प्रांतों में जो सीटें होंगी उनका इस तरीके से बंटवारा होगा और इसी तरीके से चुनकर हमारे संविधान सभा के लिए सदस्य आएंगे। एक और महत्वपूर्ण आपको बता दें
कि ये भी फैसला लिया गया था कि इस तरीके से जो निर्वाचित संविधान सभा के लिए सदस्य होंगे वो सबसे पहले इन तीनों सदस्य, ये सारे सदस्यों को 3 वर्गों में बांटा जाएगा। सारे सदस्य आ गए और इनको 3 भागों में बांट दिया गया। हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रतिनिधि, यानी ये जो इधर उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र था, ये मुस्लिम बहुल जो प्रदेश थे, इलाके थे, जो ये सीमांत इलाके थे, यहाँ के प्रतिनिधि। और तीसरा मुस्लिम बहुल वाले उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य थे उनके प्रतिनिधि। यानी आप देखेंगे कि संविधान सभा के जो सदस्य जब आ जाने थे तो ये था कि एक उनकी प्रारंभिक बैठक कराई जाएगी और प्रारंभिक बैठक करने के बाद सारे सदस्यों को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। एक ग्रुप में हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, दूसरे ग्रुप में उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनके प्रतिनिधि होंगे, और तीसरी जो है मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं उत्तरी पूर्वी भारत के जो हैं उनके प्रतिनिधि होंगे। और ये तीनों लोग अपने अपने प्रांतों या अपने अपने गुटों के लिए पहले संविधान बनाएंगे और इसके बाद इन तीनों के संविधान को एकीकृत करके एक संघीय संविधान बनाया जाएगा। एक संघीय संविधान बनाया जाएगा। वास्तव में आप देखेंगे कि संविधान सभा की जो संख्या थी वो भी बदलती रही। शुरू में तो रियासतों के प्रतिनिधि आए नहीं, जब भारत आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान बन गया, और इस तरीके से वास्तव में जो है वो सदस्यों की संख्या परिवर्तित होती रही। खैर, कुल मिलाकर के जो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो हमने अभी तक आपको बताया कि ये फैसले लिए गए थे, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का जो गठन इस तरीके से होना था, वास्तव में इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। वास्तव में अगर हम इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तुत इस योजना का मूल्यांकन करें तो हम देखेंगे कि तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी योजना शायद ही प्रस्तुत की जा सकती थी। इस कुछ कमियों के बावजूद इस योजना के तमाम गुण थे। इसका सर्वप्रथम गुण तो यही था कि मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के बावजूद भी जोरदार तरीके से मुस्लिम लीग के द्वारा की जाने वाली मांग के बावजूद भी कैबिनेट मिशन ने सिर्फ एक ही संविधान सभा की सिफारिश की और एक ही संविधान सभा गठित की गई, जबकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभाएं गठित की जाएं। दूसरा, अभी जैसा कि हमने बताया कि ये तय किया गया था कि सभी लोग अपने अपने समुदाय और प्रांतों के लिए पहले संविधान बनाएंगे और इसके बाद उसका एकीकरण किया जाएगा। तो ये जो गुटिया आधार पर जो संविधान बनाने की बात कही गई थी, वर्गीय आधार पर जो संविधान बनाने की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं वास्तव में मुस्लिम लीग ने इसकी व्याख्या अपने तरीके से की और उसको लगा कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान के बीज निहित हैं और ये जो व्यवस्था है ये उसे पाकिस्तान की ओर ले जाएगी, और इसलिए मुस्लिम लीग ने भी सार से इस योजना को स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो स्वाभाविक है कि फिर जुलाई में चुनाव हुए, संविधान सभा के लिए जुलाई में चुनाव हुए, और जो चुनाव हुए तो आप देखेंगे कि टोटल स्थानों में से जो निर्वाचन होने थे 296 स्थानों के, उनमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। जैसा कि हमने अभी बताया कि कुछ ज़्यादातर सीटें सामान्य थीं, कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई थीं और कुछ सिखों के लिए। तो वास्तव में जो सामान्य सीटें थीं, मात्र 9 सीटों को छोड़ करके कांग्रेस ने सभी सामान्य सीटें जीत ली। जब आप बाइफरकेशन देखेंगे तो कांग्रेस की जो 208 सीट थी, इनमें से 203 सामान्य सीटें थीं,
4 मुसलमानों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे उनसे जीती थी, और 1 जो है वो सिखों के लिए जो आरक्षित सीट थी उससे जीती थी। इस तरीके से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस ने टोटल 208 सीटें जीत ली थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामान्य सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बेहद शानदार था, तो दूसरी तरफ सामान्य सीटों पर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था, बेहद ख़राब था। ठीक इसी तरीके से जब हम ये देखेंगे कि मुसलमानों के लिए अच्छी जो सीटें थीं उनमें 5 को छोड़ करके सारी सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने टोटल 73 सीटें जीती थीं। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन जो है वो बेहद शानदार था, और कांग्रेस का प्रदर्शन उतना ही निराशाजनक था, बेहद ख़राब था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस समय तक मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी बन चुकी थी। कांग्रेस जो है मुसलमानों का विश्वास इस समय तक लगभग खो चुकी थी। खैर, कुल मिलाकर के 208 सीटें इन्होंने जीती, कांग्रेस ने 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, बाकी जो सीटें थी वो ज़्यादातर निर्दलीयों ने जीत ली। और इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत में संविधान सभा के निर्वाचन हो गए। ये जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और जो संविधान सभा बनकर के उभरी, तो हम इसमें देखेंगे कि संविधान सभा में तत्कालीन भारत की सभी महत्वपूर्ण प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों की थीं। जितने दिग्गज बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उस समय के थे, लगभग सभी चुनाव जीते थे, और इनमें से अधिकांश लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीत करके आए थे। और इसीलिए ऑस्टिन ने कहा भी है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, और कदाचित उन्होंने ठीक ही कहा है। इसमें कुल मिलाकर के 15 महिलाएं भी चुनी गई थीं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में संविधान सभा के लिए कितनी महिलाओं का निर्वाचन हुआ था, तो 15 महिलाएं चुनी गई थीं। इन महिलाओं में आप देखेंगे कि तत्कालीन भारत की तमाम महत्वपूर्ण हस्तियाँ शामिल थीं, चाहे वो विजय लक्ष्मी पंडित रही हों, चाहे वो सरोजिनी नायडू रही हों, सुचेता कृपलानी रही हों, हंसा मेहता रही हों, लीला राय हों, पूर्णिमा जी हों, और मालती चौधरी हों, अम्बू स्वामीनाथन थी, अम्मू स्वामीनाथन भी थीं, हंसा मेहता भी थीं, दुर्गाबाई थीं, राजकुमारी अमृत कौर थीं। इस तरीके से आप देखेंगे कुल मिला के 15 महिलाएँ इस संविधान सभा के लिए चुनी गई थीं। अगर संविधान सभा के स्ट्रक्चर पर हम प्रकाश डालें या गहराई से उसका अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि अधिकांश जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो पश्चिमी ढंग के विचारों से उत्प्रोत या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त प्रोफेशनल थे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक छोटे से मध्य वर्ग के द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण किया गया। कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो कांग्रेस के टिकट पर नहीं चुने गए थे, जैसे NG अयंगर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और हृदयनाथ कुंजरू थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये लोग कांग्रेस के टिकट पर या कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। खैर, जो भी हो, कुल मिलाकर संविधान सभा का निर्वाचन हो गया। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जो दलीय स्थिति बनी निर्वाचन के बाद, तो मुस्लिम लीग को लगा कि संविधान सभा में उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो अपेक्षा थी, अपेक्षा के अनुरूप उसने सीटें नहीं जीती थी, इसलिए उसने पलटी मार दी। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होनी थी संविधान निर्माण के लिए, उसका उसने बहिष्कार कर दिया, और उसने कहा कि वो संविधान सभा की बैठक में या संविधान निर्माण में भाग नहीं लेगी। खैर, कुल मिलाकर के संविधान सभा की बैठक तो होनी ही थी, और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बीच 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। आज का जो हमारा संसद है, उसका जो सेंट्रल हॉल है, उसी में सोमवार को दिन के 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और ये पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बहुत पूछा जाता है ये, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध थे
सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हीं को ये सम्मान दिया गया कि वो पहली बैठक की अध्यक्षता करें। संविधान सभा के इतिहास में 11 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन यानी 11 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और वी.टी. कृष्णाचारी भी इसके उपाध्यक्ष रहे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा को उसका स्थायी अध्यक्ष मिल गया। इसी दिन ये भी तय किया गया कि संविधान सभा का जो सचिवालय होगा उसका जो मुख्य अधिकारी होगा, जो प्रमुख होगा, वो होगा बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम अक्सर संक्षेप में BN राव कहते हैं, और वास्तव में यही संविधान सभा के परामर्शदाता थे। बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, तो BN राव जो हैं वो संविधान सभा के परामर्शदाता थे। कुल मिला के संविधान सभा की बैठक हो गई, बहुत सारे काम हो गए और ये तय किया गया कि चूँकि सारे लोग मिल कर के एक ही विषय पर नहीं सोचेंगे, नहीं काम करेंगे, इसलिए तय किया गया कि संविधान सभा या संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कुछ कमेटियां बना दी जाएं। कुल मिलाकर के 23 कमेटियों का गठन किया गया। कितनी कमेटियों का? 23 कमेटियों का गठन किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख जो कमेटियां हैं वो इस प्रकार थीं। बाकी सारी कमेटियां नोट्स में आपको मिल जाएंगी। जो एक थी, जैसे यूनियन पावर कमेटी थी, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जो हैं वो जैल नेहरू जी थे। एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। बहुत कमेटियाँ बहुत पूछी जाती हैं। एक थी स्टेट्स कमेटी, इसके अध्यक्ष भी नेहरू जी थे। यानी एक तरीके से संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, स्टेट कमेटी, इसके अध्यक्ष, ये तीनों कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे? वो थे। इसके अलावा एक थी कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये जो कमेटी थी इसके अध्यक्ष जो हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नियम समिति, जिसको संक्षेप में, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति। एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, कौन थी? एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी जिसको हम संचालन समिति कह सकते हैं हिंदी में। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत पूछी गई ये कमेटियाँ ये। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा जब संविधान बना रही थी तो एक तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया था। एडहॉक झंडा कमेटी बनाई गई थी कि भारत का राष्ट्रीय झंडा कैसा हो, इस पर सिफाई देने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने एक झंडा समिति अपने कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में हुआ था उसके दौरान भी बनाई थी। उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अक्सर क्वेश्चन आता है झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है और यही सब विकल्प होते हैं और कई बार सब कुछ जानने के बाद क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिएगा कि किस झंडा समिति की बात हो रही है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान 1947 में एक झंडा समिति का गठन किया था जो एडहॉक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और 31 में कांग्रेस ने जो झंडा समिति का गठन किया था उसके अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में भी जो एक महत्वपूर्ण कमेटी बनी थी वो थी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। हमने यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू जी की अध्यक्षता बनी थी और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो बनी थी पटेल जी की अध्यक्षता में। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कमेटी जो बहुत पूछी जाती है और हम अक्सर गलत कर देते हैं, इसका न केवल आपको फैक्ट समझना है बल्कि इसका जो है आपको
अवधारणात्मक रूप में भी समझना है। ध्यान रखिएगा, एक जो है कमेटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरिया के संबंध में बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, ये मुख्य कमेटी थी। फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरिया पर सिफारिशें देने के लिए एक कमेटी बनी थी, एक सलाहकार समिति बनी थी। कभी कभी कमेटी लिख देते हैं, कभी कभी परामर्श समिति लिख देते हैं, कभी कभी सलाहकार समिति कह देते हैं। सारा देखिए, संविधान वही है, आज भी वही रहेगा। संविधान निर्माण की जो कहानी है, कैसे संविधान बना, ये आज भी वही है, 10 साल पहले भी वही था और 50 साल बाद भी यही रहेगा अगर यही संविधान चलता रहा। लेकिन कल भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाने हैं और 50 साल बाद भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चूँकि कुछ बदलना है नहीं, तो शब्द बदल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सरल या कठिन बनाया जाता है। तो कभी कह देते हैं कि सलाहकार समिति थी, कभी कह देते हैं परामर्शदात्री समिति थी और कभी कह देते हैं समिति थी, कुछ भी कह सकते हैं। आप अवधारणात्मक रूप से क्लियर रहिए कि इन्हीं कमेटियों में से एक कमेटी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसका काम था इन संबंध में सिफारिशें देना। फिर इसी कमेटी की 2 सब कमेटी बन गई। फंडामेंटल राइट के संबंध में सब कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। यानी एक तरीके से इस कमेटी ने भी अपनी एक सब कमेटी बना दी और फंडामेंटल राइट्स पर सिफारिशें देने के लिए, यानी मूलाधिकारों पर सिफारिशें देने के लिए JB कृपलानी जी की समिति, और जो माइनॉरिटीज़ के संबंध में सिफारिशें देने के लिए HC मुखर्जी की समिति। किसकी समिति? यानी ये दोनों सब कमेटी, यानी एक ये कमेटी थी और इस कमेटी की ये दोनों सब कमेटियाँ थीं। इन दोनों कमेटियों की सिफारिश के आधार पर फिर इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और इसी के आधार पर फिर मूलाधिकार वगैरह शामिल किए गए भारत के संविधान में, और इन्हीं मूलाधिकारों में अल्पसंख्यकों के मूलाधिकार भी शामिल हैं। इस तरीके से ये कमेटियों का गठन हो गया। कमेटियों ने मेहनत की, संविधान सभा के सदस्यों ने मेहनत की और इन सब की मेहनत का फल निकला। और जैसा कि हमने बताया कि BN राव जो संविधान सभा के परामर्शदाता थे, इन्होंने बहुत मेहनत की और इन्होंने BN राव जी ने 1935 का एक्ट से बहुत सारी चीज़ें देखी। आप देखेंगे हमारा संविधान 1935 का एक्ट का बहुत ऋणी है, क्योंकि 1935 एक्ट की अधिकांश बातें भारत के संविधान में शामिल हैं। कहा तो ये तक जाता है कि अगर गहराई से अध्ययन करें तो लगभग 75% पार्ट जो है वो 1935 के एक्ट का है। तो 1935 का एक्ट और विभिन्न देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया और इन कमेटियों की सिफारिशों को देखा और इसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस तरीके से वास्तव में BN राव ने ही सर्वप्रथम जो है वो एक कच्चा ड्राफ्ट, या जिसको हम संविधान कह सकते हैं, कच्चा संविधान तैयार किया। और BN राव के द्वारा जो मेहनत की गई, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यानी एक तरीके से मोटा मोटा जो संविधान तैयार कर दिया गया, उस पर विचार करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा 29 अगस्त सन 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन अध्यक्ष था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके जो सदस्य थे वो थे सदस्य भी पूछे जाते हैं इसलिए लिख रहा हूँ, N गोपाला स्वामी अयंगर, और आपके थे कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। और DP खेतान 6 ये लोग थे। बाकी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
इनके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है कि ये मुस्लिम लीग के टिकट पर वास्तव में चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद इन्होंने भारत में ही रहना तय किया था, इसलिए ये मुस्लिम लीग के टिकट पर निर्वाचित व्यक्ति थे और ये भी इससे प्रारूप समिति के सदस्य थे। BL मित्र ने कुछ दिनों बाद संविधान सभा की सदस्यता छोड़ दी थी और इनकी जगह N माधव राव को फिर लिया गया था और DP खेतान की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इनकी जगह फिर TT कृष्माचारी को भी इस TT कृष्माचारी को किसको TT कृष्माचारी को फिर इस प्रारूप समिति में ले लिया गया था। तो इस प्रारूप समिति ने वास्तव में जो है वो इस पर विचार किया। प्रारूप समिति का काम ही था कि BN राव के द्वारा जो है वो जो प्रस्तुत किया गया है वो तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया और इस प्रारूप समिति ने जो है वो अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दी। कब सौंप दी? 21 फरवरी 1948 को। इसके बाद इस रिपोर्ट पर विचार किया गया संविधान सभा के द्वारा और ये जो विचार विमर्श था वास्तव में 3 चरणों में हुआ और जिनको कहा जाता है 3 वाचन। क्या कहा जाता है? 3 वाचन कहा जाता है। और ये जो वाचन थे वो जो पहला वाचन हुआ इसका ड्राफ्ट का वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ और जो दूसरा वाचन हुआ वो 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला और जो तीसरा वाचन था वो वास्तव में 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हो गया। और इस तरीके से जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया और इसीलिए आप देखेंगे कि 2015 से 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखेंगे कि ये जो वाचन था ये सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे लंबे समय तक यही वाचन चला और इसी वाचन में वास्तव में संविधान की एक एक धारा पर विचार हुआ। इसी वाचन के दौरान संशोधन प्रस्तुत किए गए और अंत में जो स्वीकारने योग्य था वो स्वीकार कर लिया गया और जो छोड़ने योग्य था उसे छोड़ दिया गया और जो हमारी प्रस्तावना थी वो सबसे अंत में स्वीकार की गई। कौन सबसे अंत में स्वीकार की गई? प्रस्तावना को सबसे अंत में स्वीकार किया गया। इस तरीके से हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। बहुत पूछा जाता है कि संविधान बन करके हमारा कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इस पूरे निर्माण कार्य में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 9 दिसंबर से स्टार्ट होकर के और ये जो 26 नवंबर तक का कार्यक्रम था इसमें कुल मिला के 11 सत्र चले संविधान सभा के और 165 दिन आच्छादित रहे। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि सब पूछे जाते हैं और सब कुछ जानते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन जिसने सेट किया वो क्या जानना चाहता है। अगर 26 नवंबर तक की बात हो रही तो समझ लो 11 सत्र या 11 बैठकें और टोटल 165 दिन हुए। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो हुई 24 जनवरी 1950 को। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन जो है 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्या फैसले लिए गए? 3 महत्वपूर्ण फैसले। एक तो ये कि जो हमारी जो संविधान सभा है उसका कार्यकाल संविधान सभा के रूप में 24 जनवरी को समाप्त हो गया और 26 जनवरी से यही संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से यही संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में प्रकट हो गई। यानी 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान सभा थी यही अंतरिम संसद के रूप में हमारे सामने आ गई। तीसरा ये था कि जो जनगण मन है
जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का फैसला किया गया। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको अपनाने का फैसला किया गया। और ये फैसला किया गया, तीसरा महत्वपूर्ण फैसला, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति होंगे। यहीं एक तथ्य और बता दूं, कई बार पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में वास्तव में किसने स्वीकार किया, तो किसने स्वीकार किया? हमारी संविधान सभा ने। और इसी दौरान संविधान सभा का जो चौथा सत्र था, उसी दौरान 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाने का फैसला भी संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। तो कई बार आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण काम, कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा, ये फैसला किसने किया था? भारत की संविधान सभा ने किया था। कुल मिलाकर के संविधान सभा ने ये फैसले कर लिए और 24 नवंबर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक जो है, आखिरी बैठक हो गई। अब थोड़ा सा इसमें और बचा है। संविधान बनकर के तैयार हो गया था, और बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1900। अगर आता है कि हमारा संविधान कब बना, तो वास्तव में 26 नवंबर 1949 को बना, क्योंकि अभी जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कहा जाता है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को फला, और आगे है डॉट आगे बताएंगे हम उसमें, और लिखा है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वास्तव में भारत की जनता की ओर से, भारत की जनता की प्रतिनिधि संस्था संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और इस तरीके से भारत की जनता की तरफ से उसने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। किसने? संविधान सभा ने किया। और किसकी प्रतिनिधि संस्था के रूप में? भारत की जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में उसने जो है इस संविधान को अपना लिया, अंगीकृत कर लिया और आत्मार्पित कर लिया। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन 26 नवंबर को मात्र 15 जो बहुत तात्कालिक आवश्यकता के अनुच्छेद थे, बहुत तात्कालिक आवश्यकता थी जिनकी, उन्हीं को लागू किया गया। शेष पूरा संविधान यानी मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए गए। इसीलिए जब हम अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो वास्तव में भारत का संपूर्ण संविधान जो था वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। और इसी दिन भारत कहा जाता है। इसीलिए चूँकि हमारा संविधान लागू हो गया और हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित है, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र बने। कब बने? 26 जनवरी को। और इसलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 26 जनवरी को ही हमने अपना संपूर्ण संविधान क्यों लागू किया, जबकि हमारा पूरा संविधान 26 नवंबर को बनकर के तैयार हो गया था। तो उसका एक कारण ये था कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किसी न किसी शहर में करती थी। तो जो 1929 का कांग्रेस का जो सम्मेलन था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और ये लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, और इसी में कांग्रेस ने कहा था कि अब हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। कांग्रेस कहा था कि हमारा लक्ष्य जो है पूर्ण स्वतंत्रता का होगा। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था पूर्ण स्वतंत्रता, और यह भी फैसला किया गया था कि आगामी 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और तब से 30, 31, 32 ऑनवर्ड्स हर वर्ष कांग्रेस जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी 26 जनवरी को। और इसीलिए इस दिन को और महत्व देने के लिए कांग्रेस ने ये संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो वास्तव में ये जो संविधान था हमारा, ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ और 26 नवंबर तक इसकी 11 सत्र चले और कुल मिलाकर के 165 दिन आच्छादित रहे। और अगर हम 24 जनवरी को अंतिम बैठक को जोड़ लें तो कुल मिलाकर के 12 सत्र या 12 बैठकें हो जाती हैं और आच्छादित दिनों की संख्या हो जाती है 166। कितने दिन हो जाते हैं? 166। तो इस तरीके से जैसा भी प्रश्न आए वैसा उसका उत्तर दीजिएगा। इसमें संविधान से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें थी इसमें बता दी गई हैं। अब इसके आगे की बातें जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से
ये जो हमारा संविधान निर्माण का कार्य था वो पूरा हो गया।